नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम आइडिया पे। दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हम कुछ भी अपडेट करें तो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंचता जाए। फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। फ्रेंड्स, इसको हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था और अब ये प्रेसिडेंट से एसेंट मिलने के बाद 106th अमेंडमेंट एक्ट 2023 के फॉर्म में जाना जाता है। दोस्तों, क्या है पूरी कहानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम की, इसके बारे में हम विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे और मुझे पूरी तरीके से उम्मीद है कि इसके बाद आपके दिमाग में एक भी सवाल इस बिल से, इस एक्ट से रिलेटेड नहीं रहेगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, एनडीए हो, या फिर आप हाल फिलहाल में एसएसबी इंटरव्यूज़ के लिए जाने वाले हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठने वाले हो, यहाँ से क्वेश्चंस तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये मोस्ट हाईलाइटेड एरिया हो सकता है आपके लिए। दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो इस पूरे के पूरे टॉपिक को हम कुछ 4-5 सब टॉपिक्स में डिवाइड करके और फिर बात करने वाले हैं ताकि आपको आसानी से ये समझा पाऊँ मैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसका बैकग्राउंड क्या है, फिर देखेंगे नए बिल में था क्या, इसकी पॉजिटिव साइड्स क्या हैं, फिर बात करेंगे कि कुछ क्रिटिक्स जो है उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसको लेकर के, और लास्ट में मैं कंक्लूजन बताऊंगा कि क्या कंक्लूजन है इस पूरे के पूरे बिल का। साथ ही लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस भी मैंने दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से देखते हैं, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखते हैं, तो आपको उन दोनों क्वेश्चंस के आंसर को बताना बहुत ही आसान होगा और मैं आशा करता हूँ कि आप दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके और उसके आंसर को आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालेंगे। दोस्तों, हम बात करें सबसे पहले कि बैकग्राउंड क्या है इस बिल की। यूँ तो जब हमें आज़ादी मिली और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके बाद से यह लड़ाई चलती रही कि वीमेन को भी कुछ रिजर्वेशन मिलना चाहिए पार्लियामेंट में, क्योंकि वीमेन का रिजर्वेशन का रिप्रेजेंटेशन जो है वो शुरू से ही काफ़ी कम रहा है और इसको मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारी कमिटीज़ बनी। बट एक 1988 में नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर वीमेन ने सजेस्ट किया कि वीमेन को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। बट दोस्तों, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पंचायती राज के बारे में बात की। इन्होंने पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर रिजर्वेशन की कोई भी बात नहीं की। इसके बाद इस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी किया गया और 73rd अमेंडमेंट एक्ट एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जिसमें 11th और 12th शेड्यूल को ऐड किया गया था, पंचायती राज सिस्टम के अंदर वीमेन को 33% रिजर्वेशन दे दी गई। हालांकि कुछ वैसे भी स्टेट्स हैं जिन्होंने 50% तक रिजर्वेशन दिए हैं वुमेन को, जिसमें आता है बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरला। लेकिन ये जो विमेन को रिजर्वेशन दिलवाने की जो बात थी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर और लोकसभा के अंदर, इसका संघर्ष अभी भी रुका नहीं। कुछ समय बाद जब इसका संघर्ष और तेज हुआ तो 1996 में 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया। इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजी भी गई, लेकिन क्योंकि लोकसभा का टेन्योर खत्म हो गया, लोकसभा डिसॉल्व हो गया, इसके ऊपर कोई विशेष चर्चा हो नहीं पाई और ये बिल जो है वो वापस से बिल ही रह गया। इसके बाद फिर से वापस से अलग अलग सरकारों ने इसके ऊपर कोशिश की, इसको वापस 1998 में लाया गया, 1999 में लाया गया, 2002 में लाया गया और 2003 में भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन ऑल पार्टी कंसेंसस नहीं बनने की वजह से इसका कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला और हमें फिर से वापस से एक लंबे वेट का सामना करना पड़ा। और काफ़ी लंबे वेट के बाद अभी हाल फिलहाल में 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के फॉर्म में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2003 को लाया गया है। सरकार की ये कोशिश रही है कि 33% रिजर्वेशन जो है वो विमेन को दिया जाए। ये रिजर्वेशन किस रूप में दिया जाएगा, कहाँ कहाँ पे दिया जाएगा, इसके बारे में विस्तार में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को हमारे लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने सबसे पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया और जिस दिन इसके ऊपर वोटिंग होनी थी उस दिन जो टोटल मेंबर्स प्रेजेंट थे वो थे 456। इस 456 मेंबर्स में से 454 मेंबर्स ने इस बिल को सपोर्ट किया और 2 मेंबर्स वैसे थे जिन्होंने इस बिल को अपोज किया। उनके कुछ और कारण थे। आपको कमेंट सेक्शन में यह बताना है कि कौन से वो 2 मेंबर्स थे जिन्होंने इस बिल को लोकसभा के अंदर अपोज किया था। दोस्तों, 556 में से 454 मेंबर्स के सपोर्ट के साथ ये बिल जो है वो स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास हो जाती है लोकसभा के अंदर। अब आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा कि ये स्पेशल मेजोरिटी है क्या,
दोस्तों जब भी हम कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं, संविधान के अंदर कोई बड़ा संशोधन करते हैं, उसके लिए हमें स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब है कि जितने भी मेंबर उस दिन प्रेजेंट होंगे और वोटिंग करेंगे, उनका 2/3 वोट जो है वो फेवर में जाने चाहिए बिल के, तभी हम मानेंगे कि स्पेशल मेजोरिटी के साथ ये बिल पास हो गया। लेकिन यहाँ पे एक और भी बात है, और वो ये है कि वो 2/3 का जो नंबर है वो टोटल नंबर ऑफ सीट ऑफ दैट पार्टिकुलर हाउस से ज़्यादा होना चाहिए, 50% से ज़्यादा होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी और हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों लोकसभा में पास होने के बाद वापस से राज्यसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, और राज्यसभा में जिस दिन इस पर वोटिंग हुई उस दिन 214 में से 214 मेंबर्स ने इसको सपोर्ट किया, 0 मेंबर अपोज्ड इट। तो आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हो सकता है कि एक स्टेटमेंट दे दिया जाए और उस स्टेटमेंट में लिखा जाए कि नन ऑफ द मेंबर्स अपोज द बिल इन राज्यसभा, तो आप उस स्टेटमेंट को सही मानेंगे। और इस तरीके से स्पेशल मेजोरिटी के साथ ये राज्यसभा में भी पास हो गया। फिर से मैं बताना चाहूँगा कि स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या है। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब है कि जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट और वोटिंग है उनका 2/3 से ज़्यादा मेंबर जो है वो बिल के फेवर में वोटिंग करना चाहिए, और वो 2/3 से ज़्यादा का जो नंबर है वो उस हाउस का जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है उसके 50% से ज़्यादा होना चाहिए। इसको कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी। और इसके बाद इसको प्रेसिडेंट का एसेंट मिला, और ये जो है वो 106th अमेंडमेंट एक्ट के फॉर्म में जाना जाने लगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे आपको ट्रिक किया जा सकता है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में फंसाने की कोशिश की जा सकती है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको चाहूँगा कि रुक करके आपको समझाऊँ। दोस्तों यहाँ पे नो स्टेट रेटिफिकेशन रिक्वायर्ड, स्टेट के रेटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। ये क्या होता है स्टेट रेटिफिकेशन? दोस्तों जब भी कोई भी वैसा लॉ बनता है या कोई भी वैसा अमेंडमेंट होता है पार्लियामेंट के अंदर जिसमें स्टेट कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब होता है, स्टेट का पार्लियामेंट के अंदर पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है, उस केस में क्या होता है कि 2/3 मेजोरिटी के साथ लोकसभा और राज्यसभा में पहले वो बिल पास होगा, फिर 50% से ज़्यादा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर वो बिल पास होगा, और तब जाकर के प्रेसिडेंट का एसेंट उसको मिलेगा, और तब वो एक्ट में कन्वर्ट होगा। लेकिन इस केस में पहली बात तो ये कि 2/3 मतलब स्पेशल मेजोरिटी के साथ ये लोकसभा राज्यसभा में दोनों में पास हो गई। लेकिन सरकार का ये कहना था कि इसमें स्टेट के पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और यही कारण है कि हर एक स्टेट से सहमति लेने की जरूरत नहीं है, एंड दैट्स व्हाई नो स्टेट रेटिफिकेशन वाज रिक्वायर्ड इन दिस बिल। आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेंगे। आप यहाँ पे क्वेश्चन में फंस सकते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर। तो मैं आपसे वापस से बताना चाहूँगा, लोकसभा के अंदर ये पास हो गया स्पेशल मेजोरिटी से, राज्यसभा के अंदर ये स्पेशल मेजोरिटी से पास हो गया, प्रेसिडेंट ने इसको एसेंट दे दी, और इस तरीके से ये बिल जो है 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे स्टेट रेटिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ी। सरकार का ये कहना था कि स्टेट का पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन में कोई भी तरह का बदलाव नहीं हुआ है, इसके वजह से स्टेट से सहमति लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और स्टेट रेटिफिकेशन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप अभी तक समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊँगा कि इससे बदलेगा क्या, आखिर क्या होगा इस बिल को इम्प्लीमेंट करने के बाद। दोस्तों 33% रिजर्वेशन विल बी गिवन टू वीमेन इन लोकसभा, प्लीज नोट इट डाउन, इन लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। मतलब ये लोकसभा के अंदर, स्टेट असेंबलीज के अंदर और दिल्ली के लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर वीमेन को 33% रिजर्वेशन देने की बात करता है। ये इम्प्लीमेंट कब होगा? तो ये 2029 के बाद से इम्प्लीमेंट होगा, और इसका कारण ये है कि 2024 में जनरल इलेक्शन होने वाला है, तो अभी ये इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल है नहीं। 2024 के बाद जो है वो सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगा, फिर नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगी, और फिर उसके बाद जो है वो वुमेन को रिजर्वेशन दी जाएगी। कौन सी सीट पे रिजर्वेशन देने की ज़रूरत है, कहाँ पे नहीं है, इसके बारे में चर्चा होगी, और फिर उसके बाद वुमेन को रिजर्वेशन दी जाएगी। और एक और इसमें प्रावधान डाला गया है कि इस बिल को हर 15 साल के बाद से रिवाइज किया जाएगा। रिवाइज का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि 15 साल तक वीमेन को रिजर्वेशन एक पार्टिकुलर जगह पे एक पार्टिकुलर सीट से दे दी गई।
अब 15 साल के बाद वापस से इसको रिव्यू करने के लिए कमेटी बनेगी जो कि ये बताएगी कि अब अगले 15 साल के लिए कौन कौन से सीट्स पे विमेन को रिजर्वेशन देने की ज़रूरत है। दोस्तों 2024 के जनरल इलेक्शन के बाद एक कमेटी का फॉर्मेशन होगा और वो कमेटी जो है वो डिसाइड करेगी कि SC/ST के वुमेन को उस रिजर्वेशन का कितना फ़ायदा मिलना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली ये कोशिश की जाएगी कि 1/3 मतलब 33% का 1/3 जो सीट है जो वुमेन के लिए रिजर्व होगा वो SC और ST कैटेगरी के वुमेन को दिया जाए, ताकि वुमेन रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ SC/ST कैटेगरी के वुमेन का भी रिप्रेजेंटेशन काफ़ी खुल करके सामने आए। दोस्तों इसने 33% रिजर्वेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ओनली इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात की है, और एक और लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली का जुड़ जाएगा। इसने कहीं भी राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात नहीं की है। तो आप ध्यान रखेंगे, सो दिस बिल वाज ओनली फॉर लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इट वाज नॉट फॉर राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। आई होप यहां तक क्लियर होगा आपका। दोस्तों इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जो विमेन एम्पावरमेंट है पॉलिटिक्स के अंदर वो बढ़ेगी, सेंटर में भी और स्टेट में भी। दूसरी बात ये कि इशूज़ रिलेटेड टू वीमेन विल बी वेल रिप्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। हमें पता है कि वीमेन की बातें ज़्यादा वीमेन समझ पाएंगी, और वीमेन का रिप्रेजेंटेशन वीक होने की वजह से ये सोसाइटी जो है हमारा अभी भी काफ़ी हद तक मेल डोमिनेटिंग ही रह गया है। जब वीमेन की एंट्री पॉलिटिक्स में होगी तो सोसाइटी भी अपने आप को चेंज करेगा, क्योंकि जो नए लॉज जो बनेंगे उसमें वीमेन का भी पॉइंट ऑफ व्यू होगा, और इस तरीके से जेंडर इक्वलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जा सकता है। जेंडर इक्वलिटी से अगर हम ध्यान दें तो अभी फ़िलहाल इंडिया का जो जेंडर गैप रिपोर्ट है उसमें 127th पोजीशन है आउट ऑफ 146, और ये काफ़ी बुरी कंडीशन है। इसको काफ़ी अच्छे तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है आने वाले समय में इस बिल के तहत, इस एक्ट के तहत। नेक्स्ट बात करें तो इट विल मोटिवेट वीमेन टू स्टेप आउट ऑफ देयर होम्स एंड पार्टिसिपेट इन डिफरेंट नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज़। अगर वीमेन का पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में होगा, उनकी पॉलिटिकल अप्रोच होगी, उनकी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू होगी, और इस तरीके से जो गांव से छोटे छोटे शहर से जो वीमेन है वो अपने घरों से बाहर निकलेंगी और वो अलग अलग एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कर पाएगी। और जो हमारा 50% पॉपुलेशन है जो कि अभी भी अपना सहयोग नहीं दे पा रहा है किसी कारणवश डेवलपमेंट के अंदर, वो उससे डायरेक्ट रूप से जुड़ेगा, खुल के जुड़ेगा। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात जो हो सकता है कि आपको इम्पॉर्टेंट लगे या ना लगे, बट मुझे उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन आने वाले किसी भी समय में 10 साल 20 साल 30 साल के बाद ही पूछा जा सकता है कि कौन सा वो पहला बिल था जो कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर लाया गया था। तो दोस्तों इट वाज वीमेन रिजर्वेशन बिल 2023, डेट इज़ नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसको कि लाया गया था न्यू पार्लियामेंट के अंदर। ये पहला बिल था जिसको न्यू पार्लियामेंट के अंदर लाया गया था। कुछ वैसे भी लोग हैं जिनके पसंद का ये बिल नहीं था, जिनको इसमें कुछ कमियां दिखी, मैं उनके बारे में बात करूंगा। कुछ लोगों का ये कहना है कि इसमें OBC और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को भी रिजर्वेशन देनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे SC और ST के वीमेन को रिजर्वेशन देने की बात की गई है, तो अदर जो माइनॉरिटीज़ हैं चाहे वो रिलीजियस हो या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस हो उनको भी देनी चाहिए थी। दूसरी बात जो ये है कि ये कुछ लोगों का ये कहना है कि जनरल इलेक्शन से जस्ट पहले ये बिल को क्यों लाया गया। क्या ये सरकार की सोची समझी रणनीति है कि जनरल इलेक्शन से जस्ट पहले वोट को बटोरने के लिए, वोट बैंक को इस्टेब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट ने इस बिल को लाया है? दोस्तों अगर मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जो हमने देखा है कि स्पेशल मेजोरिटी के साथ, वो भी सिर्फ 2 लोगों ने बस अपोज किया है लोकसभा के अंदर, और राज्यसभा के अंदर तो किसी ने भी अपोज नहीं किया है। इस तरीके से अगर कोई बिल पास हो रहा है इसका मतलब यह है कि ऑल पार्टी कंसेंसस है वहाँ पे, और वहाँ पे किसी भी तरह की पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश नहीं की जा सकती है। अगर ऐसा होता तो अपोजिशन बिल्कुल इसका विरोध करती, क्योंकि हम जानते हैं कि अपोजिशन का काम ही होता है चीज़ों को विरोध करना। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अभी भी वीमेन को 5 साल तक वेट करना पड़ेगा। हमें पता है कि ये 2029 से इम्प्लीमेंट होगा, तो इसका मतलब यह है कि अभी 5 साल तक वीमेन को और वेट करना पड़ेगा पॉलिटिक्स में खुल करके पार्टिसिपेट करने में। दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट पॉलिटिक्स के अंदर अगर बात करें तो उसमें इंडिया का 146 में से 48 रैंक है। बहुत ज़्यादा बुरा तो नहीं है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी देन इट इज़ नॉट अ गुड पोजीशन।
मुझे लगता है कि इंडिया का पोजीशन और भी बेहतर होना चाहिए, इंडिया को कम से कम टॉप 10 के अंदर रहना चाहिए। और मेरे हिसाब से ये बिल जो है, ये एक्ट जो है, वो आने वाले समय में इंडिया को उस तरफ ले करके जाएगा। जो सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर हम कंपेयर करें फर्स्ट लोकसभा और अभी जो चल रहा है 17th लोकसभा, इसके अंदर वीमेन के पार्टिसिपेशन की, तो 5% वीमेन थी फर्स्ट लोकसभा के अंदर और अभी 15% के आसपास वीमेन जो है वो अभी के 17th लोकसभा के अंदर है। अगर वही हम बात करें कि हमारे स्टेट में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर वीमेन का पार्टिसिपेशन कैसा है, तो अगर मैं आपको बताऊं कि कोई वैसा स्टेट जिसके अंदर मैक्सिमम कितना वीमेन का पार्टिसिपेशन है, तो वह है छत्तीसगढ़, जिसके अंदर 18% वीमेन है। मतलब कि कोई भी वैसा स्टेट नहीं है जिसमें वीमेन का पार्टिसिपेशन 20% से ज़्यादा हो, और ये बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली बात है, और इसीलिए मुझे लगता है कि इस बिल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। दूसरी बात, कुछ वैसे भी स्टेट्स हैं जहाँ पे वीमेन का पार्टिसिपेशन ही बिल्कुल भी नहीं है। लाइक अगर हम एग्जांपल ले लें मिज़ोरम का, तो मिज़ोरम में नंबर ऑफ वीमेन जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर वो 0 है। दोस्तों, मैं यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा निकाला गया है गैजेट के अंदर। यहाँ पे मैं जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट है उसको मैंने अलग से लिख रखा है और मैं सिर्फ उसी के बारे में बात करूँगा। सबसे पहली बात तो ये जो बिल आया था नारी शक्ति बंधन अधिनियम, इसको 106th अमेंडमेंट एक्ट 2023 के नाम से जाना जाएगा और ये 28 सितंबर से लागू हो गया है। नेक्स्ट में बात करूं तो इसके अंदर चेंजेस क्या क्या हुए हैं इसके बारे में मैं बात करूंगा। कुछ वैसे आर्टिकल्स हैं जिनके अंदर अमेंडमेंट करने की ज़रूरत पड़ी इन बिल को लाने के लिए। जो पहला आर्टिकल जो हमारा है वो है हमारे कंट्री के कैपिटल से रिलेटेड, दैट इज़ दिल्ली, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। इसके लिए आर्टिकल 239 ए के अंदर कुछ अमेंडमेंट करने की ज़रूरत पड़ी। कुछ नए आर्टिकल्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ा जिसको हमें ऐड करना पड़ा है 239 ए के अंदर। तो अगर बात करें 239 ए के क्लॉज 2 के सब क्लॉज बी के अंदर BA, BB और BC नाम के 3 नए पॉइंट्स को ऐड किए गए हैं, नए क्लॉज को, सब क्लॉज को ऐड किए गए हैं। जिसमें अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली आपको बताऊं कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं ये, तो यही कह रहा है कि दिल्ली जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, इसके अंदर 1/3 जो सीट होगा वो वीमेन के लिए रिजर्व होगा। और इसमें भी अप्रॉक्सीमेटली जो रिजर्व सीट हैं इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 1/3 सीट जो है वो कोशिश करनी है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के वीमेन के लिए हम रिजर्व कर दें। यही चीज़ें की गई है हमारे लोकसभा के अंदर भी। लोकसभा के लिए एक अमेंडमेंट किया गया है जो कि अमेंडमेंट है आर्टिकल 330 के अंदर। आर्टिकल 330 के अंदर एक नए आर्टिकल को इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट इज आर्टिकल 330A। इसके तहत अगर मैं आपको शॉर्ट में समझा दूं तो इसके तहत ये कहा गया है कि लोकसभा के अंदर जितनी भी सीट्स हैं उसका 33% जो है वो वीमेन के लिए रिजर्व होगा, और उसमें से 1/3 अप्रॉक्सीमेटली जो है वो कमेटी के विचार आने के बाद जो है अप्रॉक्सीमेटली 1/3 जो है वो SC और ST के वीमेन के लिए रिजर्व किया जाएगा। आप चाहे तो इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ भी सकते हैं, आपको कंक्लूजन सेम मिलेगा। तीसरी बात अगर करें तो जो थर्ड पॉइंट है वो है स्टेट से रिलेटेड। जो थर्ड अमेंडमेंट हुआ है वो आर्टिकल 332A के अंदर अमेंडमेंट हुआ है। इसके अंदर 332A का फर्स्ट, A का सेकंड और A का थर्ड क्लॉज जोड़ा गया है, जिसमें बेसिकली यहाँ पे भी वही बात कही जा रही है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैं इनके अंदर 33% रिजर्वेशन जो है वो वीमेन को दी जाए सीट में, और इस 33% का 1/3 जो पार्ट है वो दिया जाए SC और ST के वीमेन को based on the recommendation of the committees that will be formed after 2024 general election। और अगर बात करें इसके हाईलाइटेड पॉइंट्स के बारे में, तो एक और आर्टिकल है जिसके अंदर कुछ सब आर्टिकल्स को, कुछ क्लॉज को जोड़े गए हैं, जो कि है आर्टिकल 334A। दोस्तों, आर्टिकल 334 के A में 1, 2, 3, 4 करके कुछ पॉइंट्स जोड़े गए हैं, जिसमें पहला तो ये जोड़ा गया है कि जो भी ये बिल आया है, जो ये एक्ट आया है, इट विल कम इनटू इफेक्ट आफ्टर एन एक्सरसाइज ऑफ डिलिमिटेशन इज अंडरटेकन। सबसे पहले तो डिलिमिटेशन होगा, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगी लोकसभा के लिए, स्टेट असेंबलीज के लिए, और उसके बाद ये इंप्लीमेंट होगा। दूसरी बात, इट विल सीज टू हैव इफेक्ट ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स फ्रॉम सच कमेंसमेंट। इसका मतलब यह है कि जब भी ये इंप्लीमेंट होगा तब से 15 साल तक के लिए वैलिड होगा, और 15 साल के बाद वापस इसको रिव्यू किया जाएगा, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स के अंदर चेंजेज आएंगे, तो आर्टिकल 239AA,
आर्टिकल 330A एंड आर्टिकल 332A के अंदर जो है वो चेंजेस लाए गए हैं। इट शैल कंटिन्यू टिल सच डेट एज द पार्लियामेंट मे बाई लॉ डिटरमाइन। ये तब तक चलता रहेगा, अगर मान लेते हैं कि पार्लियामेंट ने डिसाइड कर लिया कि ये रिजर्वेशन जो है वो 2070 तक रहेगा, तो 2070 तक रहेगा। उसके बाद 2070 से पहले पार्लियामेंट चाहे तो वापस से इसके डेट को बढ़ा सकती है। जैसे SC ST के रिजर्वेशन के लिए 10 साल, 15 साल, 20 साल करते 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 अब देखो 2030 तक के लिए जो है वो सीट्स को रिजर्व कर दिया गया है SC ST के। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी है, जब तक पार्लियामेंट चाहेगी तब तक ये बढ़ता रहेगा सीट, तब तक ये सीट रिजर्व रहेगा। सॉरी, अगर हम बात करें कि वीमेन के लिए रिजर्वेशन की बात यहाँ पे की गई है, और ये डिलिमिटेशन के बात होगा, बात घुमा करके फिर वहीं पे आ जाती है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। बिना चीज़ों को एग्जैजरेट करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि आगे हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है, आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। हमारे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। आप अगर कहीं भी फंस रहे हो, आप वापस से जाएँ, इस वीडियो को देखें और आपको इसका जवाब इस वीडियो के अंदर ही मिल जाएगा। यह रहा दूसरा सवाल, इसमें आपको इनकरेक्ट मैच बताना है। यहाँ पे ऑप्शंस भी नीचे में दे रखे हैं, आप इन ऑप्शंस के थ्रू हमें आंसर्स बताएंगे हमारे कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें और क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंटफुल वीडियोज़ ला सकें और आपके स्टडी को, आपके नॉलेज को, आपके इन्फॉर्मेशन को और इनरिच कर सकें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।